हेलो दोस्तों, दी स्पार्क स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने फैक्ट वाइज क्लास के दूसरे सेशन में उपस्थित हैं। आज आधुनिक भारत का फैक्ट वाइज मीडिएटिव हिस्ट्री का फैक्ट वाइज पॉइंट ऑफ व्यू हम पढ़ेंगे। ये क्लास यूपीपीसीएस आरओएआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओएआरओ के लिए फैक्ट वाइज क्लास तैयार की गई है। इन फैक्ट वाइज क्लास की महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो फैक्ट वाइज आता है एग्ज़ाम में, वो यहाँ पर एकत्रित करके पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगता है, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देर ना करते हुए हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में है यूरोपीय कंपनियां। भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आईं, उनका विस्तार कब आई और उन्होंने अपनी फैक्ट्री या जिन्हें कोठियां बोलते हैं, प्रथम कोठी या फैक्ट्री कब स्थापित की, उनके बारे में। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में भारत में हुई और प्रथम फैक्ट्री जो इन्होंने खोली वो कोचीन में 1503 में खोली थी। नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1599 में आई और प्रथम व्यापारिक कोठी इन्होंने या फैक्ट्री सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित की। उसके बाद भारत में अंग्रेज़ों के बाद भारत में आए डच। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में मछलीपट्टनम में की गई। इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो है मछलीपट्टनम में खोली। इसके बाद डच के बाद आए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में भारत में हुई और इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी ट्रावेकर 1620 ईस्वी में स्थापित की। डेनिश के बाद फ्रांसीसी भारत आए। फ्रांसीसियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1664 ईस्वी में की और इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की। फ्रांसीसियों के बाद भारत में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी स्थापना जो है 1731 ईस्वी में की। कंपनियों का जो भारत का एक आगमन है, एग्जाम में फैक्ट वाइज पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम क्या रहा। तो इनका क्रम इस प्रकार है कि सबसे पहले आए पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। एग्ज़ाम के हिसाब से ये क्रम याद करने योग्य है कि पूछ लिया जाता है। एक तो सन वाइज पूछ लिया जाता है कि किसकी स्थापना किस क्रम में हुई, तो ये सही मिलान के तौर पर दिया जाता है। और वैसे भी हम नाम से भी याद कर सकते हैं कि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीस, स्वीडिश। इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। युद्धों से आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध एक अपना अलग ही महत्व रखता है, क्योंकि ये आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है, कर्नाटक युद्ध है, इसने एक भारतीय आधुनिक इतिहास में एक अपनी अलग ही रूपरेखा तैयार की है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है सेंट थोमेया अड्यार युद्ध 1748 ईस्वी में हुए। वर्ष इसका रहा है सन 1746 से लेके 48 ईस्वी तक। युद्ध के क्या कारण रहे? तो युद्ध का जो महत्वपूर्ण कारण है उसमें ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध जो हुआ वो इसका मुख्य कारण है। और जो कर्नाटक युद्ध की जो संधि हुई है वो संधि एक्स-ला-शापिल की संधि 1748 में जब युद्ध समाप्त हुआ, तो इस संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। वो संधि है एक्स-ला-शापिल। एग्जाम में पॉइंट वाइज भी पूछ लिया जाता है कि एक्स-ला-शापिल की संधि किस युद्ध में हुई, किस युद्ध के विराम के दौरान एक्स-ला-शापिल की संधि हुई। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान एक्स-ला-शापिल की संधि हुई, वो 1748 में। नेक्स्ट द्वितीय कर्नाटक युद्ध या अंबूर युद्ध का युद्ध जो 1749 ईस्वी में हुआ। इसकी जो समय रूप रेखा है
वो है 1749 से लेके 1754 तक। इस युद्ध के क्या कारण रहे? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के जो महत्वपूर्ण कारण हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण है कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामलों में जो विवाद। कर्नाटक और हैदराबाद है उसके जो आंतरिक मामले थे उनमें विवाद हुआ, यही इसका मुख्य कारण है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो समापन जो संधि हुई है वो पांडिचेरी की संधि कहलाती है, जो 1755 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध या वांडीवास का युद्ध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध रहा। 22 जनवरी सन 1760 ईस्वी में इसकी जो डेट है वो फिक्स है। इसकी जो समय रूपरेखा है वो है 1758 से 1763 के मध्य में तक ये चलता रहा। इसका कारण क्या था? तो इस तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो मुख्य कारण था वो सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहे थे उसी से प्रभावित ये हुआ। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की जो संधि हुई है उस संधि हुई है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के दौरान ये युद्ध समाप्त हुए। इसका परिणाम क्या निकला? तो अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज़ों ने निर्णायक रूप से, यानी कि पहले संधियाँ होती हैं लेकिन तीसरे युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पूर्ण रूप से उनका निर्णायक रूप से उन्हें पराजित कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राटों का अनुक्रम। उत्तर काल में जो मुगल सम्राट रहे उनका एक क्रम यहाँ फैक्ट वाइज में दिया गया है, एक क्रम दिया गया है, तो ये पढ़ने में भी हमें आसानी होगी और एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो इसमें बहादुर शाह जो प्रथम थे उनका कार्यकाल रहा है 707 से लेकर 712 तक। बहादुर शाह प्रथम के बाद आए जहांदार शाह। जहांदार शाह जो थे वो 1712 से 1713 यानी कि एक साल के दरमियान इन्होंने अपना शासन किया। उसके बाद आए फर्रुख शेर। फर्रुख शेर का समय रहा है 1713 से लेकर 1719 तक। उसके बाद आए रफ़ी-उद-दौला 28 फरवरी से लेकर 4 जून 1719। सबसे कम समय तक रहे रफ़ी-उद-दौला। नाम गलत भूल गए हम। रफ़ी-उद-दरजात 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक ये रहे। उसके बाद आते हैं रफ़ी-उद-दौला। रफ़ी-उद-दौला का जो कार्यकाल रहा है वो 6 जून से 17 सितंबर 1719 ईस्वी में इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम का जो समय रहा है वो 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह का समय 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आते हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का समय 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक रहा। उसके बाद आते हैं शाहजहाँ तृतीय। शाहजहाँ तृतीय जो हैं वो 1759 से लेकर 1760 तक रहे। उसके बाद आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का समय 1759 से लेकर 1806। ये काफ़ी समय तक रहे। एक एग्ज़ाम फैक्ट के हिसाब से भी पूछ लेते हैं। इन्होंने अपना शासनकाल काफ़ी समय तक रखा। उसके बाद आते हैं अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय जो हैं वो 1806 से लेकर 1837 तक रहे। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है, बहादुर शाह द्वितीय का जो कार्यकाल रहा है वो 1837 से लेकर 1857 तक रहा। इसी क्रम में जो नेक्स्ट आएंगे वो हैं शासकों के वास्तविक नाम व उनकी उपाधियाँ। जो शासक रहे हैं उन्हें एक वास्तविक उनका एक नाम रहता था, लेकिन उन्हें उपाधियाँ दी गई। उन उपाधियों के हिसाब से उनके क्या बुलाया जाता था? तो शाहज़ादा मुअज्जम को शाहे बेखबर या शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की उपमा दी गई है, उन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता था। उसके बाद फर्रुख शेर को घृणित कायर या गीदड़ शायर भी कहा जाता था।
नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। उसके बाद मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह और रोशन अख्तर। काफ़ी महत्वपूर्ण है मोहम्मद शाह। रंगीला बादशाह एग्जाम में आ जाता है कि रंगीला बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी, तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह की उपाधि दी गई। उसके बाद है रफ़ीउद्दौला को शाहजहां द्वितीय बोला जाता था। उसके बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय, गौहर को शाह आलम द्वितीय के नाम से या इस नाम की उपाधि उन्हें दी गई। उसके बाद है बहादुर शाह द्वितीय को जफर की उपाधि प्रदान की गई। उसके बाद है जय सिंह को सवाई फर्रुखसियर या मिर्जा राजा जहांदार शाह की उपाधि दी गई। उसके बाद राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। उसके बाद है राजमाता उधम बाई को किबला ए आलम की उपाधि दी गई। उसके बाद है अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी युग का मोती नाम की उपाधि दी गई। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। फैक्ट वाइज क्लास कुछ अलग ही महत्वपूर्ण अपनी योग्यता रहती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो चीज़ एग्ज़ाम में आने लायक है वो सारे फैक्ट बुक से उठाकर यहाँ पर एकत्रित करके आपके सामने रख दिए हैं। तो वीडियो को और अच्छे वीडियो देखने के लिए और अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल से जुड़ें। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि इस पर हम अच्छा मटेरियल अपलोड करें और कुछ अच्छी तरीके से पढ़ाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें ना। सो आप सभी को धन्यवाद।